Hello friends, myself Professor Chetan Birla and I will be taking your Fundamentals of Financial Management. Yes, paper code है 307 in semester 6 में. So, we start our topic. Topic is Financial Management Meaning and Importance. ये अभी तक अप्रैल 15 में पूछा है, अप्रैल 17 में है, अप्रैल 18 में है, एक एक साल छोड़ के पूछा गया बट अनफॉर्चुनेटली 20 में नहीं पूछा. तो मेरा ये मानना है कि अभी के एग्जाम में ये डेफिनेटली क्वेश्चन होगा. सो फॉर मी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन. ये क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं फॉर 6 मार्क्स के लिए या वो 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है. राइट नाउ टॉपिक का नाम है मैनेजमेंट. आई होप आपको पता होगा कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है. राइट सो कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट विद द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. क्या मुझे बता पाओगे कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है. आप थर्ड ईयर में आ गए हैं, कोई आपको पूछेगा कि भाई मैनेजमेंट का मतलब क्या है, प्लीज एक्सप्लेन. तो आप क्या बताएंगे मैनेजमेंट क्या है. चलिए सोचो मैनेजमेंट क्या है. आप अपने आप से जवाब दे सकते हैं बिकॉज मैं तो वीडियो में हूं और वेट कर रहे होंगे सर जवाब दे ही देंगे. पर उससे पहले आप सोचोगे मैनेजमेंट क्या है. आपके मन में मैनेजमेंट क्या आता है. किसी से काम करवा लेना, मैनेजमेंट टू गेट थिंग डन थ्रू अदर्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. एम आई राइट. यस आप बोल भी रहे होंगे. पर अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा चलता हूँ. मैं आपको ये बोलता हूँ कि मैनेजमेंट को आप 3 पार्ट में डिवाइड करिए. कैन यू डिवाइड द मैनेजमेंट इन 3 पार्ट्स. नो. अच्छा करा है आपने मैन, एज और मेंट को. ओके कोई और कुछ बोलना चाहेगा. देखो तो अकॉर्डिंग टू मी मैनेजमेंट क्या है, उसके 3 पार्ट है. यू हैव टू मैनेज मैन टी, that is manage the man tactfully. So when you manage the man tactfully, that is considered as management. The real meaning of management is getting things done through others. ये तो डेफिनेशन हो गया. पर गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स कैसे, वो तो डेफिनेशन नहीं बोलता है ना. तो दैट इज द मीनिंग. मैनेजमेंट का मतलब है यू हैव टू मैनेज योर मैन टेक्टफुली. ओके चल. तो अब हमें किसको मैनेज करना है, हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मैनेज करना है. तो कैसे करेंगे हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मैनेजमेंट. चलिए देखते हैं. तो फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस. डेफिनेटली फाइनेंस जो है वो लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस है. बिना फाइनेंस के हमारा बिजनेस चल ही नहीं सकता. जैसे कि हमारे शरीर में हमें खून चाहिए, तो उसी तरीके से बिजनेस का जो खून है वो कौन है, फाइनेंस है. It is true that the problem of financial resources are considered at the time of establishment of unit and even at the time of liquidation. एकदम सही है कि प्रॉब्लम जब भी आती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, उस टाइम पे आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिट, एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिट, जब आप अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर रहे हो तब भी आपको पैसों की जरूरत है. एंड इवन एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब आपका कंपनी लिक्विडेट हो रही है तब भी आपको फाइनेंस की जरूरत है. So therefore it can be said that the beginning and the end of the unit are linked with किससे है, फाइनेंस से लिंक्ड है. मतलब आज की जो दुनिया है ना, सब कुछ किस पे चल रही है, फाइनेंस पे चल रही है. इफ यू हैव अ फाइनेंस एवरीथिंग कैन बी सॉल्व. सो बिजनेस को रन करने के लिए भी फाइनेंस चाहिए. एंड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो जाइजेंटिक साइज में आज हो रहा है हमारे 2021 में, 21वीं सदी में, ऑफ इंडस्ट्री केम इनटू एग्जिस्टेंस. Production started in anticipation of demand. Hence, problem of finance become more complicated हो गया है. So, for solution of these complications, as a special branch of the management, finance management has evolved. तो आज जो प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है ना, वो डिमांड के हिसाब से स्टार्ट हो रहा है. Hence, the problem of finance जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है आज की लाइफ के अंदर में. और ये सब हमने देखा है कोविड-19 के अंदर में कि फाइनेंस कितना जरूरी था. और ये सब कॉम्प्लिकेशंस के लिए ही हमने एक स्पेशल ब्रांच ओपन किया, फाइनेंस मैनेजमेंट. इवॉल्व हुआ कि हम किस तरीके से, देखो फाइनेंस मैनेजमेंट पहले भी था कोविड-19 से पहले, पर अब एक और डिपार्टमेंट हुआ जहां पे लोगों ने सोचा है कि अब हमें एक पैंडेमिक रिजर्व भी अलग से बना के रखना चाहिए. तो नाउ दैट हैज आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट.
Now let us understand the meaning of finance management. In finance management, problems of financial recruitments, its procurement, efficient use of the obtained finance is considered किए जाते हैं. Various factors हैं related to all these problems and keeping control on all such activities are included. तो मीनिंग ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट क्या है कि इन फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर में प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आएंगी. आपको उसका प्रोक्यूरमेंट भी करना है, मतलब इसका इलाज भी ढूंढना है. एफिशिएंट यूज ऑफ ऑब्टेन फाइनेंस, कि हम फाइनेंस को कहां से ऑब्टेन कर सके, एफिशिएंट यूज उसका हम ढूंढे, क्योंकि हमारे पास फाइनेंस है तो उसको हम यूज भी कैसे कर सकें. सो वेरियस फैक्टर्स रिलेटेड होंगे इस सब प्रॉब्लम्स को, और उन सबको हमें ध्यान में भी रखना है. इन सच एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड. सो अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ हार्वर्ड अपटन, इन फाइनेंस मैनेजमेंट थॉट फॉर प्लानिंग, तो इन फाइनेंस मैनेजमेंट ने थॉट किया प्लानिंग का, प्रोक्यूरमेंट, कंट्रोल रिगार्डिंग फाइनेंसेस में. So finance management brings the solution of problems arising in respect of establishment of business for meeting daily activities, purchase of raw materials and assets, payments of expenses and distribution of income. तो ये डेफिनेशन क्या बोलना चाहता है कि फाइनेंस मैनेजमेंट हमेशा प्लानिंग करता है, प्रोक्यूरमेंट करता है, कंट्रोल करता है रिगार्डिंग फाइनेंसेस में. साथ में फाइनेंस मैनेजमेंट क्या करता है, एक सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स भी लेके आता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे बिजनेस के अंदर में प्रॉब्लम्स बहुत सारी क्रिएट होती है और वो पैसों की वजह से होती है, और ड्यू टू मनी वी आर नॉट एबल, ड्यू टू फाइनेंस वी आर नॉट एबल टू परचेज दैट थिंग्स, और वी कैन नॉट मैनेज दैट थिंग. तो इसीलिए बोला गया कि सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम अराइजिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस के टाइम पे हम लोग हमें मीट करना है डेली एक्टिविटी, जैसे हम कहते हैं ना वर्किंग कैपिटल चाहिए हमें बिजनेस को मीट करने के लिए. सो फॉर मीटिंग द डेली एक्टिविटीज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड एसेट्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू हॉगलैंड, फाइनेंस मैनेजमेंट रिलेट्स करता है प्रोक्यूरमेंट ऑफ फाइनेंस एंड इट्स यूज को. अकॉर्डिंग टू आर.सी. चैम्बर्स, to take the proper decision at proper time, to take steps for easy implementation of the decisions taken and analysis करना of them means finance management करना. तो जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो है वो है हमारी ये ऊपर वाली डेफिनेशन ऑफ हार्वर्ड एंड ऑप्टन की. आई प्रेफर टू यू राइट दिस वन. नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. यस, अब हम लोग समझेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है. विदाउट फाइनेंस नो एक्टिविटी इज पॉसिबल, एंड यू ऑल नो दिस. विदाउट फाइनेंस कुछ भी पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में. आज आप इवन रेस्टोरेंट में भी जाएंगे और बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे खाने को दो, तो क्या वो देंगे? डेफिनेटली नहीं देंगे. तो विदाउट फाइनेंस नो एक्टिविटी इज पॉसिबल. सो अकॉर्डिंग टू एस.सी. कुचल, मनी इज पाइवट, अराउंड इट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लस्टर्स. डेफिनेटली मनी सेंटर में है और उसी के आसपास सारी एक्टिविटीज हो रही है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और सब क्लस्टर भी हो रही है. So acquisitions and utilizations of finance are the main components of financial management है. बट इसका जो यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस होगा अगर आपने इन रॉन्ग डायरेक्शन, तो वो डिक्रीज कर देगा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रेस्टीज ऑफ द यूनिट. तो आपके पास जो फाइनेंस है और उस फाइनेंस को आपने रॉन्ग डिसीजन में यूटिलाइज कर दिया, रॉन्ग यूटिलाइजेशन कर दिया इन रॉन्ग डिसीजंस में, तो उससे आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगा एंड आपकी प्रेस्टीज ऑफ द यूनिट भी कम हो जाएगी. एंटायर सक्सेस एंड प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस जो है वो डिपेंड करता है आपके इफेक्टिव मैनेजमेंट फंक्शंस पे. द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी पॉइंटेड आउट एज अंडर. तो फर्स्ट पॉइंट है आपका फॉर एफिशिएंट परचेज. इन बिजनेस में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा, benefit of scientific purchase can only be obtained only if finance function is idle. So efficient purchase. इन बिजनेस में अगर आप परचेज करते हो रॉ मटेरियल्स, प्लांट्स एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब, तो ये सब आपको बेनिफिट देती है एक साइंटिफिक परचेज, और उसी से आप ऑब्टेन कर सकते हो ओनली इफ फाइनेंस फंक्शन इज आइडल हो, मतलब आपके पास फाइनेंस फंक्शन अवेलेबल हो. फॉर इकोनॉमी, इन परचेज एक्सपेंसेस या रिडक्शन आप करते हैं आपके कॉस्ट ऑफ परचेज में, एफिशिएंट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट इज नेसेसरी.
तो कभी कभी जब हम अपने कुछ परचेज करते हैं तब हम लोग परचेज एक्सपेंस कर देते हैं, जो जरूरी नहीं भी होती है, बिना मतलब कर देते हैं। तो हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए, रिडक्शन करना चाहिए हमारे कॉस्ट ऑफ परचेज पे। सो एफिशिएंट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट इज नेसेसरी। इसीलिए हमारा जो फाइनेंस मैनेजमेंट होता है वो ये हमेशा एक प्लान आउट करता है कि आपने रॉ मटेरियल कहाँ से लिया है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, और यही मटेरियल अगर हम दूसरी जगह से मंगाते हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या रहेगा। तो आज अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी अगर आपका सेविंग होता है तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप जो करोगे उसमें उसका कॉस्टिंग भी कम हो जाएगा। तो फाइनेंस मैनेजमेंट का काम ही वो होता है। तो आज हमें अपने फाइनेंस मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा कि भाई देखो मुझे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, मैं ये मटेरियल खरीद रहा हूं, तो वो लोग भी उसका रिसर्च करते हैं कि ओके कि एफिशिएंट परचेस करने के लिए आप कहां से क्या चीज मंगा सकते हो, ये हम लोग को ऐसा लग रहा है, ऐसा फाइनेंस मैनेजमेंट बता देगा। डिसीजन अपने को लेना है, बट वो हमें एक रास्ता बता सकता है कि हम मनी सेविंग कॉस्ट इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं। फॉर पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी, now due to recent idle finance management, liquidity of cash is maintained। अब हमने एक फाइनेंस मैनेजमेंट हमारे ऑफिस में खोला है, इसकी वजह से हमारी कंपनी में लिक्विडिटी ऑफ कैश अवेलेबल होता है। फेलियर इन परफॉर्मिंग करंट लाइबिलिटी डिक्रीजेस द बिजनेस प्रेस्टीज। आज अगर मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट लिक्विडिटी को मैनेज नहीं कर पाएगा तो मेरे क्रेडिटर्स क्या होंगे, खड़े हो जाएंगे माथे पे, और उसके वजह से मेरा बिजनेस यूनिट का जो प्रेस्टीज है ना, गुडविल है मार्केट में, वो खराब हो जाएगा। क्या अरे यार ये कंपनी तो टाइमली पेमेंट कर नहीं रही है, हमसे माल ले लेती है, गुड्स ले लेती है, और जब पैसे देने की बात आती है तो बोलते हैं आज नहीं कल, कल नहीं आज। तो इसीलिए फाइनेंस मैनेजमेंट जो होता है वो सबसे अच्छा एक मैनेजमेंट करता है पैसों का, कि भाई आज आपने इनसे गुड्स खरीदा है, आपको ये प्रोडक्शन टाइमली करना है, प्रोडक्शन करोगे तो मार्केट में जाएगा, कस्टमर खरीदेगा, पैसा देगा, कंपनी में पैसा आएगा, तो ही हम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर पाएंगे। तो ये सब का उन्हें वो साइकिल मेंटेन करके रखना पड़ता है। Therefore, management has to perform effectively finance management for payment of current liabilities in time, like amount of creditors, एम्प्लॉयज को सैलरी देना, लेबर चार्जेस पे करना, आपका रेंट, टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। अब अगर आप प्रोडक्शन करते जाओ पर मार्केट में सेल ही नहीं करोगे तो क्या पैसा आएगा, नहीं आएगा। और फिर जब पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा, आपकी कंपनी में ताला लग जाएगा। तो इसीलिए फॉर पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी के लिए आपका एक आइडल फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, द एम ऑफ बिजनेस इज टू मेक प्रॉफिट करना होता है, ये हम सबको पता है, हम 12th से पढ़ते आ रहे हैं, सॉरी नॉट 12th, फ्रॉम 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि हम बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, प्रॉफिट के लिए। द एम ऑफ बिजनेस इज टू मेक प्रॉफिट। Promoters are always keeping an idea of expansion for getting profit। So हमारे जो promoters हैं always keep an eye, वो हमारे ऊपर हमेशा आई भी रखते हैं, आखिर दिखा के रखते हैं कि आज अगर ये कंपनी में हमारा पैसा लगा है, क्यों, क्योंकि एक्सपैंड करेगा और उससे उनको प्रॉफिट होगा। फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस शुड बी इंक्रीज बाय सुटेबल परसेंटेज। तो जब आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करोगे, फाइनेंस शुड बी इंक्रीज्ड होना चाहिए एक सुटेबल परसेंटेज से। मतलब ये आपको डिसाइड करना है कि एवरी ईयर में 10%, 20%, 30%, 40% कितना अपने बिजनेस में एक्सपैंड करने के लिए डाल सकता हूं। फोर्थ पॉइंट, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन। नाउ ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस प्रोडक्शन टेक प्लेस करेगा, क्योंकि आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली प्रोडक्शन तो टेक प्लेस करेगा ही ना। सो फॉर मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस सफिशिएंट फाइनेंस भी तो जरूरी है। आज आपने गाड़ी खरीदी, उसमें पेट्रोल डाला, पेट्रोल रिजर्व में आ गया गाड़ी का, तो अब इस पेट्रोल तो भराना पड़ेगा ना गाड़ी को चलाने के लिए। तो उसी तरीके से बिजनेस की गाड़ी को चलाने के लिए यू नीड अ फाइनेंस। तो फाइनेंस का आउटफ्लो एंड इनफ्लो बिजनेस में मेंटेन होना जरूरी है। इसलिए हम पढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप पढ़ते हो ना, दैट इज द सेम मीनिंग कि कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, क्योंकि बिजनेस में पैसा आना जरूरी है। लार्ज स्केल बेनिफिट्स, फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन purchasing of material on a large scale and appointment of sufficient employees is required। तो आपके लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए परचेजिंग ऑफ मटेरियल ऑन लार्ज स्केल पे जरूरी है, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सफिशिएंट एम्प्लॉयज भी होने जरूरी है, क्योंकि आप परचेज करोगे मटेरियल लार्ज स्केल पे तो एम्प्लॉयज भी तो चाहिए। एंड फॉर दिस अरेंजमेंट ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस इज अगेन नेसेसरी। मतलब फाइनेंस फाइनेंस फाइनेंस, तो फाइनेंस हर फील्ड में जरूरत है, हर एरिया में जरूरत है।
रॉ मटेरियल परचेज करना है, फाइनेंस चाहिए। अभी आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है बल्क के अंदर में, तो एम्प्लॉयज भी उसी के हिसाब से चाहिए, एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, मतलब अगेन आपको फाइनेंस चाहिए। एंड इट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस फंक्शंस। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ लार्ज स्केल पे भी होना चाहिए, क्योंकि आज देखो आपने यहाँ पे परचेज किया रॉ मटेरियल, तो उसको सेल भी तो करना पड़ेगा, एंड कैन बिकम पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, क्योंकि उसके लिए आपको मार्केटिंग टीम रखनी पड़ेगी। मार्केटिंग टीम है, सेलिंग टीम है, उसको सेल करेगी, मार्केटिंग टीम मार्केटिंग करेगी, तभी तो आपका प्रोडक्ट सेल होगा और तभी तो वहां से पैसा आएगा जो आपने इन्वेस्ट किया है। बिजनेस रिसर्च। बिजनेस रिसर्च इंक्लूड्स न्यू मेथड्स, प्रोडक्ट एंड मार्केट रिसर्च। तो बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो तो आपने डेफिनेटली रिसर्च तो किया ही है, बट बिजनेस एक बार स्टार्ट होने के बाद भी आपको एवरी टाइम आपके बिजनेस में कोई ना कोई चीज तो रिसर्च करनी ही पड़ेगी, कि नई मेथड्स, नए प्रोडक्ट्स, मार्केट रिसर्च, मार्केट में आज कस्टमर का डिमांड चेंज हो रहा है, टेस्ट चेंज हो रहा है, एंड फॉर ऑल दिस नीड्स ऑफ फाइनेंस अराइजेस, क्योंकि पैसा देंगे तभी तो हमें मार्केट की रिपोर्ट मिलती है, एंड इट कैन बी सेटिस्फाइड बाय फाइनेंस मैनेजमेंट, इसको सेटिस्फाई कर सकता है। सेवेंथ पॉइंट इज कस्टमर सर्विस सेंटर। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज अवर मोटो, ये हर एक बिजनेस का होता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज अवर मोटो। नाउ इट इज ट्रू, बट फॉर दिस कस्टमर सर्विस सेंटर्स आर रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए आपको सर्विस सेंटर्स भी तो ओपन करने पड़ेंगे। एंड इट इज वेरी क्लियर दैट विदाउट फाइनेंस मैनेजमेंट द आइडिया ऑफ कस्टमर सर्विस सेंटर बिकम्स मेनली एक ड्रीम। आज हर कंपनी ने एक कस्टमर सर्विस सेंटर अपना खुद का ओपन कर रखा होगा, और अगर नहीं कर रखा है तो उन्होंने हायर करके रखा है। आज ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके पास एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने कॉल सेंटर्स बना के रखे हैं, और उनके पास कंपनी आ जाती है कि भाई ठीक है, अब हम कंपनी आती है और वो कॉल सेंटर को अपना जैसे कहते हैं आउटसोर्स कर देती है, तो कस्टमर सेंटर भी आउटसोर्स हो जाते हैं। पर अगेन इन सब के लिए आपको क्या चाहिए? मनी चाहिए। टू फेस द बिजनेस कंपटीशंस, टू स्टैंड इन द बिजनेस कंपटीशन, प्रोडक्ट ऑफ राइट क्वालिटी एट राइट प्राइस। डेफिनेटली आज हमारा बिजनेस कंपटीशन बहुत हो गया है, हमें बहुत फेस करना पड़ रहा है, बिजनेस कंपटीशन दुनिया भर का है आज के टाइम में। सो प्रोडक्ट ऑफ राइट क्वालिटी एट राइट प्राइस एंड एट राइट टाइम शुड बी प्रोवाइडेड इन द मार्केट। आज अगर हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आज अगर उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी तो हम क्या करेंगे आप बताओ? यू विल डेफिनेटली शिफ्ट टू द अदर प्रोडक्ट। आज अगर एरियल में प्रॉब्लम आएगा आप सर्फ एक्सल में शिफ्ट हो जाओगे, सर्फ एक्सल में प्रॉब्लम आएगा आप एरियल है, घड़ी है, डिटर्जेंट, कोई भी प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाओगे। इवन अगर आपको लग रहा है कि आपके एक्टिवा में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो या तो आप नया एक्टिवा खरीद लोगे या आप एक्टिवा छोड़ के जुपिटर पे शिफ्ट हो जाओगे। So with the help of finance function, efficient purchasing and functions of quality control become possible. So a business unit can face the business competition. आज देखो ना कितना कंपटीशन है, कोको कोला में देख लो, थम्स अप में देख लो, पेप्सी में देख लो, स्प्राइट में देखो, कंपटीशन है ना, सब जगह कंपटीशन है। गुडविल। With the help of idle finance management, a business unit can perform its financial liabilities regularly, and further, customers are provided the quality goods at a reasonable rate. So, with the help of idle finance management, हमारे business unit का वो perform करते हैं कि financial liabilities regularly मेंटेन होती है, उसे वो लोग रखें, एंड फर्दर हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकें हम क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल रेट पे। आज क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वो बोले कि भाई जो 10 रुपए की चीज थी आज कल से 25 रुपए में मिलना चालू हो जाएगी, या जो 25 रुपए की चीज थी वो 40 रुपीज में मिलना चालू होगी, तो कस्टमर नहीं खरीदेगा। कस्टमर को आज क्या चाहिए? रीजनेबल रेट। देखो पहले है ना, डेयरी मिल्क आती थी 10 रुपीज की भी और 5 रुपीज की भी। आज से 7 साल पहले जो 5 रुपीज की डेयरी मिल्क थी वो आज 10 रुपए की हो गई, और जो आज 10 रुपए की डेयरी मिल्क है वो आज 20 रुपए की हो गई है। कंपनी प्राइस इंक्रीज तो कर दी, बट उसने साथ में क्या कर दिया? क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दिया, पर क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं किया। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो आज अमूल की आइसक्रीम 10 रुपए की चोकोबार आती है, पहले भी 10 रुपए की चोकोबार आती थी, पर पहले साइज थी सपोज 60 ml बोल दो या 60 ग्राम की आती थी, और अब क्या कर दी उन्होंने? 40 की कर दी। तो मतलब उन्होंने ग्राम या ml को कम कर दिया, पर रुपीज मेंटेन रखा है, पर क्वालिटी को भी मेंटेन कर रखा है।
तो गुडविल को असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुडविल भी बहुत मायने रखती है. So this will increase the goodwill of the business unit. Thus, in business, finance management is an important activity माना गया है. Other activities of business जो है वो डिपेंड करती है हमारे फाइनेंशियल मैटर्स पे. तो hence, finance is compared with the blood circulation of the और लाइफलाइन ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री. डेफिनेटली आज फाइनेंस जैसे हमारा बॉडी में खून हर एक कॉर्नर में खून है, तो उसी तरीके से बिजनेस में भी जो है ब्लड एवरीवेयर है. बराबर. तो ये था आपका क्वेश्चन, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके पास टोटल 9 पॉइंट्स हैं. फॉर एफिशिएंट परचेज, फॉर पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन, लार्ज स्केल बेनिफिट्स, बिजनेस रिसर्च, customer service center, to face business competition and goodwill. Now I move towards the second part, that is scope of financial management. Scope of financial management is also wide है, just like production, marketing and HRM की तरफ. कि what are the scopes of financial management क्या है. तो इसीलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. एक है एक्वाइजिशन ऑफ फाइनेंस, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस. एक्वाइजिशन का मतलब है कि फाइनेंस आप कहां से लाओगे और उस फाइनेंस को आप कैसे यूटिलाइज करोगे, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस. फंक्शंस कनेक्टेड विद बोथ द कंपोनेंट्स कैन बी इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. तो सम एक्सपर्ट्स ने क्लासिफाई किया है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन 2 सेक्शंस के अंदर में. तो हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बताया कि स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला है मैनेजेरियल फाइनेंस फंक्शन और दूसरा आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस फंक्शन. तो राइट नाउ इन टुडेस टॉपिक वी विल डिस्कस इन टुडेस सेशंस अबाउट मैनेजेरियल फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस फंक्शंस को लेके. प्लानिंग ऑफ फाइनेंस, तो मैनेजेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करेंगे, दैट इज प्लानिंग ऑफ फाइनेंस. अ यूनिट will need money to acquire fixed and current assets. Definitely हमारा जो यूनिट है उन्हें फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स के लिए मनी तो चाहिए. सो इट विल बी नेसेसरी है कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, प्लान द सोर्सेज के वो कहां से लाएंगे, फ्रॉम विच फाइनेंस विल बी ऑब्टेन, उन्हें फाइनेंस कहां से मिलेगा. मोर एवर इन फाइनेंशियल प्लानिंग में आप देखोगे कि साइज, लोकेशन, अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड प्राइमरी एक्सपेंस ऑफ द फर्म and such other matters are required to be considered. तो जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ चाहिए, आपका साइज क्या है, लोकेशन क्या है, अमाउंट ऑफ एसेट्स कितना चाहिए, प्राइमरी एक्सपेंसेस छोटे मोटे कितने होंगे ऑफ अ फर्म के, एंड सच अदर मैटर्स रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड. सो इन एडिशन टू दिस फ्यूचर डेवलपमेंट एंड अनसर्टेनिटी मस्ट ऑल्सो बी कंसिडर्ड. और ये अनसर्टेनिटी आज मैं पैंडेमिक को बोलता हूँ, दैट इज अ पैंडेमिक में भी हमें एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट होती है. तो आने अगर यहाँ से 6 महीना और फिर से अगर लॉकआउट हो गया, लॉकडाउन हो जाए, तो हम क्या अपने फर्म को मेंटेन कर पाएंगे, एम्प्लॉयज को सैलरी दे पाएंगे. तो ये सब चीजें अब जरूरी हो गई है सोचने के लिए फॉर फाइनेंस डिपार्टमेंट. एक्वाइजिशन ऑफ फाइनेंस. एक्वाइजिशन ऑफ फाइनेंस अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल एस्टिमेट इज इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि आपको फाइनेंस कितना चाहिए, क्योंकि आप ऊपर प्लान करोगे ना प्लानिंग ऑफ फाइनेंस का, आपको कितना फाइनेंस चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, और वो फिर पैसे कहाँ से आएंगे. सो द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस आर क्या हो सकते हैं, या तो इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक से लोन, कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, या कोई फॉरेन का इन्वेस्टर मिल जाएगा, फॉरेन कैपिटल. सो द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन कनेक्शन आर एज अंडर. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं. तो फर्स्ट इट मस्ट बी डिटरमाइंड वेदर द नीड फॉर फाइनेंस आपके लिए क्या है, शॉर्ट टर्म है या आपका लॉन्ग टर्म है. तो मतलब आप फाइनेंस का सबसे पहला फंडा ये है कि आपको लोन कितना चाहिए. दूसरा, कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए, दैट इज शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म. एंड एट टाइम मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन फाइनेंस इन प्रॉपर टाइम एंड एट मिनिमम एक्सपेंस. मिनिमम एक्सपेंस का मतलब है मिनिमम इंटरेस्ट रेट.
तो अब आपका अटेम्प्ट रहेगा कि आप फाइनेंस लेके आओ सही टाइम पे, जैसे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट आर ऑल्सो कंसिडर्ड। आप कैसे उनको रीपेमेंट करोगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। द मैनेजमेंट शुड ट्राई टू डिटरमाइन एन आइडल कैपिटल स्ट्रक्चर एक बनाओ एंड प्रॉपर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करो उसका। तो आपको एक कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और आपका जो भी कैपिटल है आप उसको प्रॉपरली दे सकें, इन्वेस्ट कर सकें कहीं पे आपके बिजनेस में। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। अब आपके पास जो फाइनेंस आएगा आपको उसको इफेक्टिवली यूज करना है। ऐसा नहीं कि बस चाहिए चलो डाल दिया, या ये लाना है करो वो कर दिया, ऐसा नहीं है। प्रॉपरली प्लान आउट करना पड़ेगा। जरूरत आपके पास पैसा है पर उसको सही जगह पे यूटिलाइज करना है। द कैपिटल ऑब्टेन शुड बी यूटिलाइज इन कंटेक्स्ट ऑफ डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। मतलब आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होगा, उस ऑब्जेक्टिव को सॉरी, द कैपिटल ऑब्टेन शुड बी यूटिलाइज इन कंटेक्स्ट ऑफ डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। आपका जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उसे फुलफिल करने के लिए आपको एक्सपेंस करना पड़े तो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द वर्किंग कैपिटल ऑब्टेन थ्रू अ बैंक ओवरड्राफ्ट इज यूज्ड इन ऑब्टेनिंग करंट एसेट्स, अ शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल विच एमर्ज लैंडिंग द यूनिट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। क्योंकि अपने करंट एसेट्स में अगर अपना ओवरड्राफ्ट डाल दिया तो प्रॉब्लम विल क्रिएट। सो इन द प्रेजेंट एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या इंक्लूड करता है, आपका कैपिटल बजटिंग, आपका स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेंटेन करेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस कि आपको एक्सपेंस कहाँ कहाँ करने और क्यों करने, दैट इज अ क्लासिफिकेशन। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेशियोज, कैश बजट सिस्टम टू अराइव एट एन इफेक्टिव यूज ऑफ फाइनेंस आप कर सके। आई होप तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस समझ में आया होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर टैक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉलोइंग वेज। अब आपका प्रॉफिट आएगा, आपने टैक्स वैक्स पे कर दिया, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐसा हमने अकाउंट में पड़ा है, तो वो कहाँ कहाँ जाएगा, दैट इज फर्स्ट डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स देना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू पर्संस अदर देन शेयर होल्डर्स के अलावा भी देना पड़ेगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू एम्प्लॉयज, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं ना खुशी हो जाती है, वाओ हमारे जो ओनर्स थे उन्होंने हमें प्रॉफिट दिया, कुछ हिस्सा दिया जो हमने मेहनत से प्रोडक्शन किया था। थर्ड पॉइंट, री इन्वेस्ट कर दो प्रॉफिट को इनटू द बिजनेस। द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू एम्प्लॉयज एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट वर्कड आउट विद देम। कि भाई हम बोलते हैं ना कभी कभी, अगर ये प्रोडक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट अगर हमने टाइम से कंप्लीट कर दिया तो उसका जो भी प्रॉफिट होगा 20% हिस्सा आपका, वर्कर्स को कभी कभी हम बोलते हैं, तो वो 20% फिर उनको सच में देना चाहिए, उनके अंदर से बहुत खुशी होती है। पर ये सब कौन करेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा। सो दिस पॉइंट डज नॉट रिमेन वेरी इंपॉर्टेंट, बट द रिमेनिंग टू ऑप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल मैनेजर। एवरी एग्जीक्यूटिव considered financial situation and then arrives at distribution of dividend, और dividend पे बाद में वो आता है। फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी। आपको अब फाइनेंशियल पॉलिसी के कुछ फॉर्मेशंस करने पड़ेंगे। द बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू फ्रेम द फाइनेंशियल पॉलिसीज। आप अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाएं फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ एवरी डिपार्टमेंट में। फाइनेंशियल पॉलिसी आपको फ्रेम्ड करनी पड़ेगी। Under it, purchase on cash and credit, the time for settling account of goods, आप जो obtain करते हो on credit आप determine करोगे। In sales section में the policy for sales on cash and credit, time for repayments, rate of cash discount and so on determine। तो फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी में आप क्या पढ़ा है यहाँ पे कि बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका सिर्फ यही है कि आपको एक फ्रेम करना है फाइनेंशियल पॉलिसी कि आपके पास पैसा कहां से आए और कैसे आए, जो इन्वेस्ट किया वो भी पैसा आए आपके प्रोडक्ट से। तो आप क्या बोलते हो, परचेज ऑन कैश। जनरली ये ध्यान रखो कि आपके जो प्रोडक्ट्स है वो कैश पे ही परचेज हो, और क्रेडिट में भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर क्रेडिट का पैसा भी टाइम से आ जाए। दैट मीन्स द टाइम फॉर सेटलिंग अकाउंट ऑफ गुड्स ऑब्टेन और क्रेडिट आर डिटरमाइंड, क्योंकि बैड डेट होने के चांसेस होते हैं। तो अब उनसे भी अगर आपको पैसा मंगवाना है, जो हमारे डेटर्स है उनसे पैसा मंगवाना पड़ेगा ना, तो उनसे पैसा मंगाने के लिए आपको स्कीम डालो।
तो इन सेल्स सेक्शन द पॉलिसी फॉर सेल्स होता है ऑन कैश करो एंड क्रेडिट टाइम से पेमेंट करो, या आपको कैश डिस्काउंट देना पड़े तो वो दो, पर पैसा आना चाहिए, तो वो पॉलिसी बनाओ। टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग डिपेंड्स करती है हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो भी हमें रिसीव्ड होती है फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट में से। द रिजर्व फंड इज टू बी केप्ट एक्स टैक्सेशन प्रोविजंस इज वर्कड आउट अंडर टैक्स प्लानिंग में हमने किया। तो हमारा जो रिजर्व फंड है इज टू बी केप्ट एज अ टैक्सेशन की तरह हमने रखा है, प्रोविजन दिया है, वर्कड आउट किया है अंडर टैक्स प्लानिंग में। द टैक्स प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म कंसिडरेशंस पे ही बेस्ड होने चाहिए ताकि हमारी कंपनी को फायदा मिले, एंड दिस में लीड टू सिचुएशन एट अ मिनिमम टैक्स लायबिलिटीज आता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस ने मैनेज किया विद प्रॉपर टैक्स प्लानिंग, एडवाइस एंड गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट्स शुड बी ऑब्टेन इन द मैटर ऑफ टैक्स प्लानिंग, क्योंकि जब भी आप टैक्स प्लानिंग करते हो तो आपको एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि रिलायंस कंपनी ने आज एक प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करी ताकि उसको टैक्स कम पे करना पड़ता है, मतलब आपको पैसा कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, और वो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स दे। तो दैट इज अ टैक्स प्लानिंग भी करनी पड़ती है बिजनेस में, नहीं तो जितना प्रॉफिट हुआ उसका पता चला कि गवर्नमेंट ले जाएगी तो ना हम सोसाइटी को भी हेल्प नहीं कर पाएंगे और ना हम अपने आप को हेल्प कर पाएंगे, इसलिए टैक्स प्लानिंग भी करनी बहुत जरूरी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जानबूझ के प्रॉफिट ही कम बता दूं, वो भी नहीं कर सकते। अब तो जीएसटी आ गया है तो पता चल जाता है कि हमने किधर से माल लिया और किधर माल दिया। मेंटेनिंग द कैश लिक्विडिटी, नाउ इट इज नेसेसरी है कि आप मेंटेन करो कैश लिक्विडिटी टू परफॉर्म द करंट लायबिलिटीज ऑफ यूनिट इन टाइम। यस, आज के टाइम में लिक्विडिटी आपके पास होनी बहुत जरूरी है हाथ में, तो इट इज नेसेसरी है कि आप मेंटेन करें कैश लिक्विडिटी, आप परफॉर्म करो आपकी करंट लायबिलिटीज ऑफ यूनिट इन टाइम पे। इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट कैश लिक्विडिटी, अगर आपके पास इतना एडिक्वेट कैश लिक्विडिटी नहीं है, द यूनिट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म करंट लायबिलिटीज, तो वो जो यूनिट है वो करंट लायबिलिटी को नहीं कर पाएगा, क्योंकि करंट लायबिलिटीज जो रोजाने के लिए होते हैं, रोज के एक्सपेंसेस के लिए होते हैं, एवरी टाइम यू हैव टू पे कैश एंड दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी बिजनेस, सो इट विल लूज द प्रेस्टीज, आपका मार्केट में प्रेस्टीज लूज हो जाएगा फिर। सो द हाई लेवल ऑफ कैश लिक्विडिटी विल मेक इट डिफिकल्ट टू परचेज परमानेंट एसेट्स एंड इट विल क्रिएट एन एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द यूनिट। तो अगर आप बात करोगे कि हाई लेवल पे आपके पास कैश लिक्विडिटी नहीं है तो काफी डिफिकल्ट तो होने ही वाला है आपके पास, क्योंकि आपको परचेज करना है परमानेंट एसेट्स कुछ, और उसके वजह से आपका क्रिएट होगा एडवर्स इफेक्ट होगा आपके प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द यूनिट पे। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, सेल्स एंड परचेज बजट्स बनाने पड़ेंगे टू मेंटेन द कैश लिक्विडिटी एट द मोस्ट ऑप्टिमम लेवल पे, कि इतना फंड तो मेरे पास रहना ही चाहिए, मुझे इतना ही परचेज करना है और इतना सेल करना है ताकि पैसा आए, वो मैं मेंटेन कर सकूं। अचानक कोई लाइब्रेरी आके खड़ी हो जाएगी और अगर हम पे नहीं कर पाएंगे उस टाइम पे तो हमारा प्रेस्टीज गुडविल सब खत्म हो जाएगा। सो मेंटेन करना है कैश लिक्विडिटी को भी, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल कंट्रोल टू डिटरमाइन वेदर द फंक्शंस प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल प्लान और नॉट। तो आपको अब ये चेक करना है कि फाइनेंशियल कंट्रोल, आप जो कंट्रोल इतना ऊपर से प्लानिंग करते हुए आ रहे हो वो सबके फंक्शंस को चेक करना है। डिटरमाइन वेदर द फंक्शंस प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल प्लान से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। द फाइनेंशियल कंट्रोल इज नेसेसरी है। आज आप हमारे घर में ही देख लो, आज पापा है मम्मी है सब फाइनेंस को ध्यान में रखते हुए पूरे घर को चला रहे हैं। सो द फाइनेंशियल कंट्रोल इंक्लूड्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, तो वेरियस डिपार्टमेंट उसे एनालाइज करेगी रिपोर्ट्स को और बाद में अरेंजमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट भी करती है कि भाई ये जो भी एक्सपेंसेस हुए प्रॉपरली हुए हैं, सही हुए हैं, कहीं घपला तो नहीं हुआ है, बराबर है, और कहीं बिना मतलब तो हमने परचेज नहीं कर लिया कोई चीज, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। द फाइनेंशियल कंट्रोल ऑल्सो इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ratios and several other measures of budgetary control. Re-establishment of assets. This is the point number 9. So maintenance of assets according to rules and regulations and policy can be treated किया जा सकता है, राइट। तो मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स, आपको अपने एसेट्स को क्या करना पड़ेगा भाई, मेंटेन करके चलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड जो भी आपने पॉलिसीज ट्रीट करी है एज एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस फंक्शन को लेके हुए, बट थॉट्स ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स कैन बी ट्रीटेड एज अ मैनेजरियल फाइनेंस फंक्शन।
अगर आप सोचोगे कि नहीं मुझे तो ये एसेट को चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका फाइनेंस का जो प्लान है या फाइनेंस का थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है, इसलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को लेके आना पड़ेगा. So while thinking of the problem of financial management, should consider the estimate life of asset. तो आप जब भी कभी भी एसेट खरीदते हो तो उसका हम पूछते हैं कि इसके एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट क्या है, 10 साल 15 साल. तो उसके हिसाब से हमारी जो कंपनीज होती है ना वो प्लान आउट कर लेती है कि ये एसेट की वैल्यू 10 साल है, 10 साल बाद मुझे फिर से खरीदना पड़ेगा, तो उसके खरीदने की प्रोसेस की प्लानिंग का पैसा का बचत मैं अभी से ही कर लूँ. दैट इज अ सिंकिंग फंड वो क्रिएट करते हैं. एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. So policy decided regarding finance problem is treated as more important rather than functions of financial control. So implementation of finance policy, problem of internal audit and control must be thought out properly. आपको करना पड़ेगा, and for this purpose आपको अपना budget, various accounting methods, audit, break even chart etc prepare करने पड़ेंगे in our country में. So big companies appoint करते हैं financial controller for the finance division separately. तो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स. किसके पॉइंट्स थे ये? यस, सो दीज वेर द पॉइंट्स ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट. तो मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट के कौन कौन से पॉइंट थे एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं. प्लानिंग ऑफ फाइनेंस, एक्वाजिशन ऑफ फाइनेंस, effective utilizations of finance, distribution of income, formation of financial policy, tax planning, maintaining cash liquidity, financial control and re-establishment of assets. Right? तो आई होप आपको ये यहां तक के आज के 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी डेफिनेटली यू कैन आस्क मी ऑन 7600828696 पे. Thank you very much. Bye bye. Tata. Take care.